तो चलो हम लोग पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया। देखो एनीमिया का मतलब होता है कमी, अगर किसी चीज की कमी हो रही है ना तो वो है एनीमिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये होता है कि किसकी बीमारी है, एनीमिया किसको बोला जाता है, किसके लिए, ब्लड के लिए। तो ये क्या है, डिजीज ऑफ ब्लड, डिजीज ऑफ ब्लड। बहुत ध्यान से समझो, ये ब्लड की बीमारी है, आएगा समझ में कि ये ब्लड की बीमारी है, ठीक। पर अब पूछा जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक। मैं तुम्हें एक लॉजिक बता देना हूं, उसको याद रखना। लॉजिक क्या कहता है, ये कह रहा है कि 11th में हम लोग ने सिलवाया है, ड्रेस सिलवाया है, सिलवाया, 12th में फाड़ दिया, मतलब फट गया, या 12th में फट गया, 12th में फट गया, फट गया। तो हमने अब क्या हुआ कि 7 बार में हमने उसको क्या किया है, साफ किया, 7 बार। आपको पता लग जाएगा। देखो इसका मतलब ये जो नंबर है ये तुम्हारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर रिप्रेजेंट क्रोमोसोम, नंबर रिप्रेजेंट क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितने भी नंबर दिए हैं वो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब 11th क्रोमोसोम पे क्या है तुम्हारा, SI, तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया किस क्रोमोसोम पे होगा, तो 11th क्रोमोसोम पे होगा। पीएच से क्या होगा, फिनाइल, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया। इसका मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया किस क्रोमोसोम पे, 12वें क्रोमोसोम पे होगा। ये बहुत पूछा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस किस पे होगा, फाइब्रोसिस किस पे होगा, 7वें क्रोमोसोम पे। एक और पूछा जाता है कि एलिमेंट, एलिमेंट इन्वॉल्व फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, पूछा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कौन सा एलिमेंट होता है। लॉजिक क्या कहता है, सी से सिस्टिक और सी से क्या होगा, क्लोरीन, तो क्या होगा, क्लोरीन। ये तीनों बीमारियां याद हैं। क्लोरीन क्या होता है, जितना भी म्यूकस सब्सटेंस होता है, जो विस्कस सब्सटेंस या लिक्विड, उसको थिक बना देता है। तो जब थिक हो जाएगा तो पोर से पास नहीं होगा, तो कैविटी को ब्लॉक कर देगा, तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो तुम मर जाओगे। ये कैविटीज को ब्लॉक कर दे। अरे भाई तुम्हारे स्वेट को अगर गाढ़ा कर दिया जाए तो स्वेट निकलेगा, बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट होगा, और नहीं होगा तो तुम मारे नहीं जाओगे। तो ये होता है स्थिति। ये ऑटोसोमल डिजीजेस है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये अपना काम करती रहेगी, ये सब बीमारी हुई, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। और ये तुम जानते हो कि अगर 7th क्रोमोसोम पे कोई एब्नॉर्मलिटी हुई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। अगर 11th पे हुई तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अगर 12th पे हुई तो क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। आएगा समझ में कि नहीं, तो ये बात याद रखिए। अब हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे सिकल सेल एनीमिया, लेकिन ये लॉजिक जरूर याद रखना कि 11th में सिलवाया, 12th में फट गया, 7 बार में उसी जो फटा हुआ है कूड़ा है उसी को 7 बार में साफ किया। तो 11th क्रोमोसोम पे हमारा होगा सिकल सेल एनीमिया, 12th क्रोमोसोम पे फिनाइल कीटोन्यूरिया, और 7th क्रोमोसोम पे क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत बार पूछा जाता है, साफ किया मतलब होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्यों कह रहा हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी वाला भी प्रोनाउंसिएशन आता है और एफ वाला भी होगा। तो ये याद रखना कि 11th में सिलवाया, 12th में फट गया और 7 बार में साफ किया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिकल सेल एनीमिया पे। देखो सिकल सेल एनीमिया वाला लॉजिक देखो क्या हुआ, कुछ नहीं करना, ये हो। अब कहां पूछा जाए कि प्लेस कहां है, किससे, देखो अब ये कहा जाए तो सिकल सेल एनीमिया अकर एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन चेन। अब आपको बता दूं हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती है। हीमोग्लोबिन एचबी लिखते हो ना, हीमोग्लोबिन की 4, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन। तो ये बीटा चेन के 6 पोजीशन पे, तो इस 6 पोजीशन पे है क्या, एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे पास कोडोन होते हैं, कोडोन है ना।
और वो कोडोन कोड करते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। तो क्या नाम था उसका? जी से गैग, जी से ग्लूटामिक एसिड। अगर ऐसा था तो हमारी जो आरबीसी कैसी बनती थी? स्फेरिकल। तो इसका मतलब ये क्या थी? नॉर्मल थी। आरबीसी हमारी नॉर्मल थी। हमने क्या किया कि हमने कर दिया है क्या? म्यूटेशन। वही तो हमारा जो गैग था वो किस में कन्वर्ट हो गया? गुग में। अब देखो जब हमारा ये गैग म्यूटेशन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया? गुग में। तो ये क्या ग्लूटामिक एसिड बनाएगा? इसने बनाना शुरू किया क्या? वेलाइन को। वेलाइन ने इस आरबीसी को कैसे कर दिया? इलोंगेटेड सिकल सेल। ये क्या दिया? क्या? सिकल सेल का। अब बताओ, अब ये नॉर्मल नहीं तो इसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और कभी कभी होता है अगर सीवियर केसेस में मर जाएगा इंडिविजुअल या पेशेंट जो होगा। हुआ क्या है देखो, इसका मतलब हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, इसको चेंज किया, ठीक है, इसको चेंज। तो इसको हम बोल सकते हैं ना पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज को हम पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं। देख लीजिए कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज हो जाए तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सोच लो कि एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, जो ग्लूटामिक एसिड हमारा बन रहा था और आरबीसी को नॉर्मल कर रहा था, वही किसमें कन्वर्ट हो गया? गुग में। और वो गुग क्या बनाने लगा? वेलाइन बनाने लगा, और वेलाइन की वजह से वो सिकल सेल हो गया। आएगा समझ में? अब बताओ कि प्लाज्मोडियम इसको किसको खाता है? नॉर्मल वाले को खाता है, इसके पास रहता है। तो ऐसे तो सिकल सेल एनीमिक ऑर्गेनिज्म है नो मलेरिया डिजीज। उनको कभी भी मलेरिया नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये ऑटोसोमल डिजीज है, कुछ नहीं हुआ, 6 पोजीशन में जो हमारा गैग था वही किसमें कन्वर्ट हो गया? गुग में। तो जो पहले ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, कोडोन हमारा बना रहा था, वो अब ये नॉर्मल आरबीसी बना रहा था। और जैसे ही इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, जैसे ही इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? कौन सा म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। और गुग में कन्वर्ट हुआ। और ये गुग अब ये गुग क्या बनाएगा? वेलाइन बनाएगा। और वेलाइन इसको क्या कर देगा? सिकल सेल बना देगा। और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमारे लिए ये बीमारी होगी। लेकिन अगर जिसको मलेरिया बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे लोगों को मलेरिया भी नहीं होगी। आएगा समझ में कि नहीं? तो ये बात जरूर याद रखना। ये है सिकल सेल। कितने शॉर्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसमें भी देखो क्या होता है। हमने क्रोमोसोम नंबर तो जान ही लिया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखो क्या होगा। अभी तो मेरे को 2 सेकंड में, अगर आपको सही में कंसेप्ट समझाना हो ना तो बहुत जल्दी आप समझ सकते हो। लेकिन क्या होता है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी का सी हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी बना सकते हो, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट यही कहता है, ठीक। अब आता है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया आता है हमारा, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया देखें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है कि देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक है फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन है, ठीक। एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्या? फिनाइल एलानीन। इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है? फिनाइल एलानीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? टायरोसिन में। और बॉडी इसको देखो, बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है। बॉडी रिकॉग्नाइज एंड यूटिलाइज रिकॉग्नाइज करेगी और यूटिलाइज कर देगा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा केस है? नॉर्मल केस है। ये हमारे नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अब क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाए या चेंज हो जाए तो होगा क्या? देखो यही जो फिनाइल एलानीन है, अब ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा। एंजाइम नॉट वर्क प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो गया, या वो एंजाइम बनेगी ही नहीं जो इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। तो ये बना देगा क्या? फिनाइल
पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब देखो फिनाइल पायरुविक एसिड, अब इसको क्या होगा, बॉडी नॉट रिकॉग्नाइज, इसको क्या होगा, बॉडी नॉट, कि भैया नॉट भैया, क्योंकि ये बॉडी रिकॉग्नाइज, ये कि बना ही नहीं ना, हम लोग वो चीज बनाना ही नहीं चाह रहे थे, तो हमें कैसे, जैसे देखो जिस आइटम के बारे में हमें नहीं पता चलेगा, अगर मैं खिलाने लगूंगा तुम खाओगे नहीं, तुम कहोगे पता नहीं क्या है इसमें जहर डाल लो। तो ऐसे ही जब फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं की, तो जब रिकॉग्नाइज नहीं की तो बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, सीखो बॉडी से, तो यूटिलाइज नहीं करेगी। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी मिल जाए तो घर उठा के लेके चले जाओगे, ठीक है, इसने नहीं रिकॉग्नाइज किया, नहीं बॉडी नॉट रिकॉग्नाइज तो नॉट यूटिलाइज, तो यूटिलाइज भी नहीं किया, अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया तो यूटिलाइज नहीं किया, अगर यूटिलाइज नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट इन ब्रेन, और ये क्या कॉज करेगा, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन, सही बात है ना। इससे मतलब समझ लो कि अगर दिमाग में कुछ कूड़ा भरोगे ना तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसीलिए सही सही बातें भरा करो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये रिलीज थ्रू यूरिन होगा, रिलीज थ्रू यूरिन, और वो कॉज कर सकता है क्या, कॉज इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या किडनी को भी, हाँ किडनी को भी डैमेज कर सकता है, समझ गया। हाँ किडनी फिल्टर, इतनी चीजें जाएंगी तो किडनी और किसी चीज को फिल्टर करने में क्या यही करती रहेगी, तो उसका डिवाइड हो जाएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक था, क्या हुआ, बस अगर फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को चेंज कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा। और ये कौन से क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है, ये 12वां क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है। अगर उस क्रोमोसोम पे कोई म्यूटेशन हो जाता है तब ये कंडीशन रिलाइज होगी। जिस चीज को बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, या रिलीज होगा यूरिन के थ्रू या किडनी के थ्रू, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये दोनों ही फिनाइलकेटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया, किसके एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, तो सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जांपल है। आज तो समझ में कि नहीं, तो समझ गया ना इस बात को, ये बात समझ में आ गई, सिंपल। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है।